हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर साउंड कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने साउंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। आज हम इसके आगे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें डिस्कस करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स, यानी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें आपका सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, पहला जो कथन है वो ये है, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज। यानी एक ऑसिलेशन को, यानी एक दोलन को पूरा करने में कितना टाइम लगता है या कितना टाइम लिया जाता है एक दोलन को, एक ऑसिलेशन को पूर्ण करने में, उसे क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो जब हम बात करते हैं वन ऑसिलेशन की, यानी एक ऑसिलेशन की, तो इसका मतलब क्या है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है, जब जैसे कि अगर हम बात करें पेंडुलम की, तो हमारे पास ये पेंडुलम है और ये किस में है, मीन पोजीशन में है। अब हम क्या करते हैं, इसको खींचते हैं, ठीक है, डिस्प्लेस होता है, ये विस्थापित होता है और यहाँ पे पहुंचा। कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, विस्थापन हुआ, यहाँ पे पहुंच गया। अब क्या होता है, फिर ये यहाँ से इधर जाता है अपनी मीन पोजीशन में, फिर इधर ये जो ये वाली पोजीशन है जिसे हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, यहाँ पे पहुंच जाता है। अब फिर क्या होता है, फिर ये वापस अपनी मीन पोजीशन में आ जाता है और फिर एक्सट्रीम। यानी जो आपकी ये साइकिल है जिसमें ये ए पॉइंट से बी पॉइंट में गई, फिर सी पॉइंट पे गई, फिर वापस बी में आई, वापस ए में आई, इसको हम वन ऑसिलेशन या एक दोलन कहते हैं। क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन या एक दोलन कहते हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि इस एक दोलन में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं। यानी एक दोलन को पूर्ण करने में या एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो अगर हम बात करें एक दोलन की, तो एक दोलन को पूरा होने में जो समय लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो आपका जो ये स्टेटमेंट है, इसका जो आंसर होगा वो टाइम पीरियड होगा। अब आपका अगला स्टेटमेंट है, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन। यानी आपको ये बताना है कि कंपन की कौन सी ऐसी विशेषता है जिसके कारण आप लाउडनेस, कोई ध्वनि कितनी लाउड है, ये आप बताते हैं। तो ये कौन सा ऐसी विशेषता है या गुण है वाइब्रेशन का जिससे ये पता चले। तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर को समझ रहे थे, हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि हम दो तरीके की जो प्रॉपर्टीज थी, दो प्रॉपर्टीज के बारे में हमने समझा था, वाइब्रेशन की या कंपन की। ठीक है, कंपन की जो है दो प्रॉपर्टीज हमने समझी थी। एक आपका था एम्पलीट्यूड यानी आयाम, जिसे आप क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। दूसरा था फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। पहला था एम्पलीट्यूड यानी आयाम, दूसरा फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। अब अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें, तो एम्पलीट्यूड यानी आयाम होता क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यानी जो मीन पोजीशन है वहां से जो सबसे अधिक या सर्वाधिक विस्थापन जो होता है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इस वेव की या इस वाइब्रेशन की, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड की, तो ये एम्पलीट्यूड होगा। यानी ये जो है, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम एम्पलीट्यूड कहें, यानी आयाम कहें।
अब अगर हम इसकी बात करें, इस एम्पलीट्यूड की बात करें, ठीक है, आयाम की बात करें, मेन पोजीशन से या मूल अवस्था से जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम कहते हैं। तो जब हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो एम्पलीट्यूड से हमें ये पता चलता है कि कोई भी वॉइस या कोई भी आवाज है, कोई भी ध्वनि है, वो कितनी लाउड है या कितनी जो है साइलेंट है या क्वाइटर है। यानी अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा हुआ तो आवाज या ध्वनि लाउड होगी, तेज होगी। वहीं अगर कम एम्पलीट्यूड हुआ तो ध्वनि क्वाइट होगी। वहीं हम जब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो हम कहते हैं वो ये कहते हैं कि एक टाइम पीरियड है, एक जो समय अंतराल है, उसमें कितने दोलन हुए, या हम ये कहते हैं एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हुए हैं, उसे हम उस जो वो वस्तु है उसकी फ्रीक्वेंसी के, एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन यानी जितने दोलनों की संख्या होती है उसे हम फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम आयाम की बात करें, आयाम से हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी जो ध्वनि है वो कितनी लाउड है या क्वाइट है। तो यानी जब हम बात करते हैं लाउड की, किसकी बात करते हैं, लाउडनेस की, या लाउड की अगर हम बात करते हैं, लाउड साउंड की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि इसका आयाम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो आपका एम्पलीट्यूड यानी आयाम होगा। यानी लाउडनेस हमें किसके माध्यम से पता चलता है, उस जो आपकी ऑब्जेक्ट है उसके वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड से हमें उस वस्तु की लाउडनेस के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, यानी आवृत्ति का मात्रक है। तो अगर हम बात करें आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, जब भी हम फ्रीक्वेंसी की यानी आवृत्ति के मात्रक की बात करते हैं, यानी हम आवृत्ति को किस में दर्शाते हैं बेसिकली, तो हम हमेशा आवृत्ति को हर्ट्ज में दर्शाते हैं। इसका आंसर आपका हर्ट्ज होगा। यानी द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का मात्रक जो होगा वो आपका हर्ट्ज होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड, यानी जो अवांछित ध्वनियां होती हैं यानी अनवांटेड साउंड्स जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं। बेसिकली ये ऐसी ध्वनियां होती हैं जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है या जो अनवांटेड होती है, जिन्हें हम नहीं चाहते हैं कि वो हो। तो ऐसी जो ध्वनियां होती है उनको हम बेसिकली नॉइस यानी शोर कहते हैं। क्या कहते हैं, शोर यानी नॉइस कहते हैं। अब हमारा अगला स्टेटमेंट है द श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय डैश ऑफ वाइब्रेशन, यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो श्रिलनेस होती है, किसी भी ध्वनि की जो श्रिलनेस है उसे हम किससे डिटरमाइन करते हैं, यानी वाइब्रेशन की कौन सा ऐसा गुण है जिससे हम उस ध्वनि की श्रिलनेस के बारे में बताते। तो जब भी हम श्रिलनेस की बात करते हैं या हम पिच की बात करते हैं तो हम हमेशा पिच को जो है किसी भी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से दर्शाते हैं। किससे, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। जिस ध्वनि या जो आपका बॉडी है जो वाइब्रेट हो रही है, जो कंपित हो रही है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसकी आवृत्ति ज्यादा है, यानी एक सेकंड में उसके जो दोलन उसके द्वारा हो रहे हैं उनकी संख्या अगर ज्यादा है, तो जो आपकी ध्वनि होगी उसकी जो पिच होगी वो ज्यादा होगी, यानी वो तीक्ष्ण ध्वनि होगी। वहीं अगर आवृत्ति कम है, क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है, यानी पर सेकंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कम है, यानी एक सेकंड में जो दोलनों की संख्या है वो कम है, तो जो ध्वनि होगी वो उसकी श्रिलनेस या पिच कम होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें श्रिलनेस की, तो हम हमेशा जब भी हम श्रिलनेस की बात करते हैं, किसी भी ध्वनि की श्रिलनेस की बात करते हैं, तो हम इसको हमेशा
फ्रीक्वेंसी यानी वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, कंपन की जो आवृत्ति है, उसके माध्यम से हम इसे दर्शाते हैं या उसके माध्यम से हमें किसी भी ध्वनि की श्रिलनेस का पता चलता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, यानी एक पेंडुलम है जो 4 सेकेंड में 4 बार ऑसिलेट करता है यानी दोलन करता है। 4 सेकेंड में 4 बार ऑसिलेशन करता है। फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, यानी आपको क्या निकालना है, इसका टाइम पीरियड निकालना है और इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति निकालनी। तो सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उन्हें हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है। यानी दोलन की संख्या कितनी दी गई है, 40। टाइम पीरियड यानी समय, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं, 4 सेकेंड, ठीक है। हमें क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। टाइम यानी समय जो आपको दिया गया है 4 सेकेंड दिया। हमें टाइम पीरियड निकालना है और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो अगर हम बात करें टाइम की, ठीक है, आपको क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है 4 सेकेंड। आपको निकालनी है फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी निकाले तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी की। अगर हम बात करते हैं तो 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो, तो यानी अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की तो हम लिखेंगे 40 नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन 4 यानी 10। तो ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 10 ऑसिलेशंस पर सेकेंड है, 10 ऑसिलेशंस पर सेकेंड है यानी 10 हर्ट्ज। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। अब अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, किसकी बात करते हैं, टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, तो अगर हम टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं तो इसमें आप लिखेंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस टाइम पीरियड के लिए टाइम कितना टाइम लगा है, 4 सेकेंड अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन यानी 1/10, या हम लिख सकते हैं 0.1 सेकेंड। तो ये टाइम पीरियड आ गया है। तो ये आपका टाइम पीरियड इस तरीके से निकालेंगे। टाइम पीरियड जो होता है टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, तो इससे आपका टाइम पीरियड निकल जाएगा। वहीं अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी के लिए नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम आप लिखें। अब हमारा अगला क्वेश्चन है,
द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड। यानी ये कहा गया है कि एक मॉस्किटो है, ठीक है, एक मच्छर है, वो मच्छर साउंड यानी ध्वनि को उत्पन्न करता है और उस ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए वो 500 वाइब्रेशन प्रति सेकंड की स्पीड से जो है ध्वनि उत्सर्जित करता है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन? यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, उसका टाइम पीरियड कितना हो। आपको जो मॉस्किटो है उसने उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसके जो पंख है, उसको वाइब्रेट होने की जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो आपको दे रखी है। आपको टाइम पीरियड निकालना। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया है? इट्स विंग यानी इट वाइब्रेट इट्स विंग एट द एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड। यानी हमें क्या दिया गया है? फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, कंपन की आवृत्ति 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड दी, यानी एक सेकेंड में 500 बार वाइब्रेट कर रही। तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, यानी जो आपका एक ऑसिलेशन है या एक वाइब्रेशन है उसको होने में कितना टाइम लगेगा, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1/500। तो ये आ गया 0.002 सेकेंड। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। यानी आपको ये बताना है कि ये जो आपको दिए गए हैं, 3 आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, इनका कौन सा ऐसा पार्ट है यानी कौन सा ऐसा भाग है जो वाइब्रेट होके, कंपित होके साउंड यानी ध्वनि को उत्पन्न करता है। पहला है आपका ढोलक, दूसरा है सितार, तीसरा है फ्लूट। यानी ढोलक, सितार और फ्लूट। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ढोलक की, इसकी बात करते हैं। ढोलक की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं ढोलक जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का कुछ होता है और इसके जो ये साइड होती है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन यानी झिल्ली लगी हुई। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली जब भी हमें ढोलक से ध्वनि यानी म्यूजिक को उत्पन्न करना है तो हम क्या करते हैं, इस झिल्ली पे को अपने हाथों से पीटते हैं। तो जैसे ही हम इन्हें पीटते हैं तो ये वाइब्रेट यानी कंपित होने लगती है और ध्वनि इससे उत्सर्जित होती है या उत्पन्न होती है। तो अगर हम बात करें ढोलक की, किसकी बात करें, ढोलक की, तो जो ढोलक है इसमें वाइब्रेटिंग पार्ट कौन सा है, इसकी झिल्ली यानी इसकी मेम्ब्रेन। यानी अगर हम बात करें ढोलक की, तो ढोलक की जो वाइब्रेटिंग बॉडी है या वाइब्रेटिंग पार्ट जो है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है यानी खिंची हुई झिल्ली है। ढोलक, इट कंसिस्ट ऑफ अ हेड विच इज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन।
यानी जो ढोलक होता है ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन से जो होता है, इसका जो हेड होता है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का बना होता है, ठीक है। अब वाइब्रेशंस आर सेट इनटू दीज स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स व्हेन द हेड इज बीटन जेंटली। अब क्या होता है, ये जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है, ये जो आपकी स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, झिल्ली जो है, खिंची हुई झिल्ली है, इसको वाइब्रेशन में कब रखा जाता है, जब इसे हाथों से जेंटली पीटा जाता है। यानी जब हम हाथों से पीटते हैं तो ये जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट करने लग जाती है। These vibrations produce sound and thus ढोलक produces sound। अब क्या होता है, जैसे ही हम झिल्ली को अपने हाथों से पीटते हैं तो वो वाइब्रेट करने लगती है, कंपन करने लगती है, और इस कंपन के कारण वो ध्वनि को उत्पन्न करती है। यानी अगर हम ढोलक की बात करते हैं तो ढोलक का जो वाइब्रेटिंग पार्ट है वो उसका स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, क्या है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, खिंची हुई झिल्ली। नेक्स्ट है सितार। अब अगर हम सितार की बात करें तो सितार में स्ट्रिंग्स होते हैं, तार होती है जिनको प्लग किया जाता है, जिन्हें खींचा जाता है और वो वाइब्रेट करती है और ध्वनि उत्पन्न करती है। यानी अगर हम बात करें सितार की तो जो सितार होता है इसमें जो वाइब्रेटिंग पार्ट है वो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, यानी खींची हुई तार। सितार इट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। स्ट्रेच स्ट्रिंग्स आर पार्ट ऑफ इट। और अगर हम खिंची हुई तारों की बात करें तो ये इसका क्या है, एक भाग है। वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लक्ड व्हेन प्लेड। अब अगर हम वाइब्रेशन की बात करें, कंपन की बात करें, तो ये कंपित कब होती है, जब हम इसे खींचते हैं, यानी जो इसकी स्ट्रिंग्स है उसे हम खींचते हैं तो क्या होता है, ये वाइब्रेशन इसमें उत्पन्न होता है और ये वाइब्रेट करने लग जाते हैं। These vibrations produce sound, thus सितार produces sound। और ये जो वाइब्रेशन है, ये जो कंपन है, इससे क्या होती है, जब हम इसे स्ट्रेच करते हैं, तार को जब स्ट्रेच करते हैं तो ये कंपित होने लग जाती है और इस कंपन के कारण क्या होता है, साउंड उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से जो आपका सितार होता है उसमें साउंड यानी ध्वनि उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं फ्लूइड की, यानी बांसुरी की। अगर हम बात करें तो अगर हम बांसुरी की बात करें तो बांसुरी कुछ इस प्रकार की होती है, आपने देखा होगा, और इसमें इस तरीके से होल्स होते हैं, यानी छेद होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बांसुरी की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसी है, खोखली पाइप है। कैसी पाइप है, खोखली पाइप है, यानी अंदर से ये भरी हुई नहीं है, ये खोखला है। और इसमें हम क्या करते हैं, हम इसको इस पे फूंक मार के, इस पे एयर को डाल के हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम इस केस की बात करें तो इसमें जो है आपका जो वाइब्रेटिंग पार्ट है वो कौन सा है, एयर कॉलम। इसमें जो होता है आपका एयर कॉलम जो होता है, जो एयर कॉलम होता है वो इसका क्या होता है, वाइब्रेटिंग पार्ट होता है। तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें हवा जो है इसमें अपने मुंह के जरिए हवा इसमें जो है फूंक मारते हैं और फिर क्या होता है, हवा इसमें जाती है, एयर कॉलम से जाती है और क्या होता है, जो आपकी ध्वनि है वो उत्पन्न होती है। फ्लूइड इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच हैज होल्स इन। अगर हम फ्लूइड की बात करें, बांसुरी की बात करें, तो इसमें क्या होते हैं, छेद होते हैं। इट इज अ हॉलो पाइप, ये एक खोखला पाइप होती है। The air inside the pipe is set into vibration when air is blown over its mouth।
यानी जब हम इसमें जो है फूंक मारते हैं, अपने मुंह से क्या करते हैं, फूंक मारते हैं, हवा इसमें से क्रॉस करवाते हैं, तो इसमें जो एयर कॉलम होता है, यानी जो इस पाइप के अंदर हवा होती है, वो वाइब्रेट करने लग जाती है, कंपन करने लग जाती है। एंड दिस प्रोड्यूसेस अ प्लीजेंट साउंड, और इससे क्या होता है, एक सुस्वर ध्वनि या बहुत ही जो अच्छी ध्वनि है वो उत्पन्न होती है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक, यानी आपको ये बताना है शोर और संगीत में क्या अंतर है। किसमें? शोर, नॉइज यानी शोर, म्यूजिक यानी संगीत। तो इन दोनों में क्या अंतर है, ये आपसे पूछा गया है। कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम्स, क्या कभी म्यूजिक नॉइज बन सकती है? तो सबसे पहले अगर हम म्यूजिक की बात करें, संगीत की बात करें, तो ये क्या होती है, प्लीजेंट साउंड होती है, जो हमारे कानों को बहुत अच्छी लगती है। तो ये आपके जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से उत्पन्न होती है, जैसे आपका ढोलक हो गया, तबला, गिटार, सितार, इनसे आप इस तरीके की जो सुस्वर ध्वनियां हैं उन्हें उत्पन्न करा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम नॉइस की बात करें, शोर की बात करें, तो जो शोर होता है यानी नॉइस होता है वो अनप्लीजेंट साउंड है, यानी ऐसी साउंड जो हमें अच्छी नहीं लगती है, हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, और अनवांटेड साउंड्स होती हैं। अगर इसकी हम बात करें तो ये जो साउंड्स होती हैं ये जो है आपका जो है बहुत ही ज्यादा हाई या लाउड साउंड्स होती है, जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है। ये शोर शराबे के कारण, गाड़ियों के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनसे जो ध्वनियां उत्पन्न होती है वो आपकी जो है नॉइस यानी शोर में। अब अगर हम बात करें म्यूजिक की, तो म्यूजिक से हमें रिलैक्स महसूस होता है, माइंडफुल होता है, ठीक है, आपको शांति महसूस होती है। वहीं अगर हम शोर की बात करें तो शोर से जो है बेचैनी होती है, एंजाइटी होती है, ठीक है, आपको जो है हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, और बहुत सारी जो है जैसे कि आपको जो है अनिद्रा की प्रॉब्लम, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो आपको इससे हो सकती है। अब अगर हम बात करें म्यूजिक की यानी संगीत की, क्या संगीत जो है कभी शोर बन सकता है? तो संगीत शोर बन सकता है अगर ये जो है प्रॉपरली अगर ये जो है उत्पन्न ना किया जाए, इसकी वॉल्यूम हाई हो जाए, तो ये क्या हो सकता है, आपका जो म्यूजिक है वो नॉइस बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, म्यूजिक इज साउंड विच इज प्लीजेंट टू हियर, यानी म्यूजिक संगीत ऐसी ध्वनि है जो कि हमारे कानों को अच्छी लगती है। साउंड्स फ्रॉम फ्लूइड्स, पियानोस, वायलिन्स आर प्लीजेंट टू हियर, यानी वो ध्वनियां जो आपके बांसुरी, जो आपकी बांसुरी, पियानो, वायलिन, इनसे जो उत्सर्जित होती हैं ये हमारे कानों को अच्छी लगती हैं और इसको हम म्यूजिक कहते हैं। नॉइस आर साउंड विच आर अनप्लीजेंट टू हियर। इसी तरीके से अगर हम शोर की बात करें तो शोर कैसी ध्वनि होती है, जो हमें अच्छी नहीं लगती। Yes, sometimes when the music is played at high volumes, it become noise. यानी जब हम म्यूजिक को, संगीत को बहुत ही तेज जो है वॉल्यूम में चलाते हैं, बजाते हैं, तो ये क्या बन जाती है, एक नॉइस यानी शोर बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, लिस्ट सोर्सेस ऑफ नॉइस पॉल्यूशन इन योर सराउंडिंग, यानी आपको जो आपके चारों तरफ नॉइस पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण के जो स्रोत हैं उनको आपको जो है उनका जो है लिस्ट बनाना है। तो अगर हम बात करें नॉइस पॉल्यूशन की, तो हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आपके जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं यानी जो गाड़ियां होती हैं या वाहन होते हैं,
इनसे निकलने वाला यानी इससे उत्पन्न होने वाला जो ध्वनि है उससे नॉइज पोल्यूशन होता है। कार के हॉर्न्स, जो लाउड स्पीकर्स होते हैं, टीवी, ट्रांजिस्टर्स या रेडियो के जो तेज साउंड होते हैं उनसे, जो घरों में उपयोग होने वाले जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे, तो इन सब से क्या होता है, जो साउंड निकलती है उससे साउंड पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन होता है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण होता है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखेंगे, नॉइज पोल्यूशन सोर्सेस आर, यानी ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं, पहला बस एंड कार हॉर्न, यानी बस और कार के हॉर्न, दूसरा फायर क्रैकर्स एंड लाउड स्पीकर्स, यानी जो पटाखे होते हैं वो और जो लाउड स्पीकर्स होते हैं उनसे नॉइज पोल्यूशन होता है। हाई वॉल्यूम्स इन टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर, टीवी और ट्रांजिस्टर में जो तेज ध्वनियां होती है, तेज वॉल्यूम होती है वो। मिक्सचर्स एट होम, घरों में जो मिक्सचर का जिसका आप यूज करते हैं उनसे। सायरेंस फ्रॉम द फैक्ट्रीज, यानी फैक्ट्री में जो सायरन होते हैं उनसे। तो ये कुछ स्रोत है नॉइज पोल्यूशन के। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन इन व्हाट वेज नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमन, यानी आपको ये बताना है कि किस तरीके से जो नॉइज पोल्यूशन होता है यानी ध्वनि प्रदूषण होता है, जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो मानव के लिए नुकसानदेह है। तो अगर हम बात करें ध्वनि प्रदूषण की, तो ध्वनि प्रदूषण से स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, बेचैनी यानी एंजाइटी होती है। अगर ये काफी टाइम तक एक्सपोजर में रहे कोई भी व्यक्ति, तो उसका क्या हो सकता है, परमानेंट हियर लॉस हो सकता है, यानी कि वो जो है उसका जो सुनने की शक्ति है वो पूर्णतः खत्म हो सकती है। इंसोम्निया यानी अनिद्रा हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है। तो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं आपके नॉइज पोल्यूशन के। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, अ नंबर ऑफ हेल्थ इश्यूज आर एसोसिएटेड विद नॉइज पोल्यूशन, यानी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है बहुत सारे इश्यूज है जो कि नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण के कारण होते हैं। दे आर एज फॉलोज, ये निम्नलिखित है। पहला है स्ट्रेस यानी तनाव, दूसरा है हेडेक यानी सिरदर्द, तीसरा है हियरिंग लॉस यानी सुनने की शक्ति का खत्म होना, चौथा है इंसोम्निया यानी अनिद्रा, और छठा है हाइपरटेंशन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ हाउस, यानी आपके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके जो अभिभावक हैं वो एक घर खरीदना चाहते। दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑन द रोड साइड, यानी उन्हें एक घर जो है रोड साइड के पास जो है मिल रहा है, एंड अनदर 3 lanes अवे फ्रॉम रोड साइड, और जो दूसरा घर है वो रोड साइड से यानी सड़क के किनारे से 3 लेन दूर पे मिल रहा है। विच हाउस वुड यू सजेस्ट योर पेरेंट्स शुड बाय, एक्सप्लेन योर आंसर। अब आपको ये बताना है कि आप अपने पेरेंट्स को किस घर को खरीदने के लिए कहेंगे और आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है कि जो घर है वो रोड के किनारे, दूसरा है जो रोड से 3 लेन दूरी पे। अगर हम उस घर की बात करें जो कि रोड के किनारे है, तो आप ये जानते हैं कि वो रोड साइड में है, तो वहां से बहुत सारे वाहन यानी गाड़ियां जो है पास होंगी, वहां से जाएंगी। उसके कारण क्या होगा, बहुत सारा जो है आपका नॉइज पोल्यूशन होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा। अब जब गाड़ियां जाएंगी, गाड़ियों की आवाज के कारण और उनके जो हॉर्न होते हैं उनकी आवाजों के कारण जो है प्रदूषण हो। अगर हम बात करें उस घर की जो कि रोड से 3 लेन की दूरी पे,
तो वहां पे क्या होगा, क्योंकि वो रोड से दूर है तो वहां उसके आसपास ज्यादातर जो है गाड़ियां या वाहन नहीं जाएंगे, जो नॉइज पोल्यूशन है वो कम हो। तो अगर हम बात करें नॉइज पोल्यूशन की, हम ये जानते हैं नॉइज पोल्यूशन से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, इससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे कि जो है अनिद्रा होती है, ठीक है, आपको सुनने की शक्ति जो है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सर दर्द हो सकता है, इस तरीके की बहुत सारी आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अपने पेरेंट्स को ये कहेंगे कि आप जो घर है वो रोड से 3 लेन की दूरी पे जो है खरीदे, ताकि हम नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण के एक्सपोजर में ना रहे और हमें इस प्रकार के जो हेल्थ इश्यूज है वो ना हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, आई वुड सजेस्ट माई पेरेंट्स बाय अ हाउस 3 लेन अवे फ्रॉम रोड साइड, यानी मैं अपने अभिभावकों को, पेरेंट्स को ये कहूंगा कि जो घर रोड से 3 लेन दूरी पे है उसे खरीदे, बिकॉज हाउस ऑन द रोड साइड वुड बी मच नॉइसी इन बोथ डेज एंड नाइट ड्यू टू रनिंग व्हीकल, क्योंकि वो घर जो कि रोड के किनारे है वहां पे बहुत ज्यादा नॉइस होगा। क्यों होगा, बहुत ज्यादा शोर होगा, क्योंकि दिन में और रात में वहां से गाड़ियां जो है गुजरेंगी, जिस कारण बहुत ज्यादा वहां पे शोर होगा। वेयर इज अ हाउस 3 lanes अवे वुड बी कंपैरेटिवली क्वाइटर एज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिक्रीज। अब वो घर जो कि रोड से 3 लेन की दूरी पे है, वहां पे जो नॉइस है यानी शोर है वो कम होगा, किसके कंपैरिजन में, उस घर के कंपैरिजन में जो कि रोड के किनारे है, विद द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर। और बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां से जो सोर्स है यानी जो गाड़ियां हैं वो दूर है, यानी कि जो सोर्स है नॉइज पोल्यूशन का वो दूरी पे है, इस कारण वहां पे जो है शांति ज्यादा। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है साउंड, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना भी हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।